रेशम और रेखा दो बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों का घर भी आस पास ही था। दोनों ने एक ही कोचिंग में एडमिशन लिया था और साथ साथ ही कोचिंग आती जाती थी। उनकी कोचिंग में एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम कमल था। रेशम को कमल बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सब कोचिंग से घर आ रहे थे। रास्ते में कमल और रेखा आपस में बात कर रहे थे क्योंकि रेखा कमल को पहले से जानती थी। कमल रेशम को चोरी चोरी देख रहा था। एक दिन रेशम रेखा के घर पर पढ़ाई कर रही थी। दोनों कमल के बारे में बात करने लगी। बातों में दोनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा और अंधेरा होने लगा। रेशम ने रेखा से कहा कि अब वो घर जाएगी और वो अकेली ही रेखा के घर से निकल गई। उसके घर के रास्ते में एक पानी की टंकी पड़ती थी। रेशम को वहाँ कुछ हलचल सी लगी। उसे वहाँ हल्की सी रोशनी दिख रही थी। रेशम धीरे धीरे उसके पास गई तो उसे कुछ लड़कों का ग्रुप दिखा। उसने देखा कि वो लड़के शराब और सिगरेट पी रहे हैं। उसे उन लड़कों में कमल भी दिखा। कमल को वहां देखकर रेशम का दिल टूट गया। अगले दिन कोचिंग में रेशम ने कमल की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। कमल ने रेखा से पूछा कि क्या बात है, रेशम को कुछ हुआ है क्या? रेखा ने कहा उसे नहीं मालूम। लेकिन अब रेखा को मालूम हो गया था कि इन दोनों में आंखों आंखों में बात होती है। घर पर रेखा ने जोर देकर रेशम से पूछ ही लिया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आज उसने कमल को नजरअंदाज किया। रेशम ने सारी बात बता दी। रेखा भी परेशान हो गई और उसने तय किया कि वो खुद आज रात में जाकर देखेगी कि क्या सच में कमल पानी की टंकी के पास नशा करता है। अगर ऐसी बात हुई तो वो जरूर ये बात उसके घरवालों को बता देगी। जब अंधेरा होने लगा तो रेखा ने अपनी माँ से कहा कि वो रेशम के घर कुछ कॉपियाँ लेने जा रही है। घर से निकलकर वो पानी टंकी की तरफ बढ़ गई। पानी टंकी के पास आज भी कुछ हलचल थी। वहाँ कई लड़के थे। उन लड़कों में से उसने कमल को पीछे से पहचान लिया। रेखा बिना डरे लड़कों के झुंड के पास चली गई क्योंकि वो कमल को डांटना चाहती थी और वो ये भी कहना चाहती थी कि वो ये बात उसके घर वालों को बता देगी। लड़कों के झुंड के पास पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, कमल। जब वो लड़का पीछे मुड़ा तो रेशम चौंक गई क्योंकि वो लड़का कमल नहीं था। उसकी कदकाठी कमल से मिलती जरूर थी पर वो कमल नहीं था। शायद ये गलत फहमी रेशम को भी हुई होगी। रात में रेखा की माँ रेशम के घर पहुंची। उन्होंने रेशम से रेखा के बारे में पूछा। रेशम ने बताया कि रेखा तो यहाँ आई ही नहीं। यह सुनकर रेखा की माँ चौंक गई। अब रेशम और रेखा के घरवाले रेखा को ढूंढने लगे। जब काफी तलाश करने के बाद भी रेखा नहीं मिली तो रेखा के घरवालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुबह रेशम के पड़ोसी असलम जी दौड़ते हुए रेखा के घर पहुँचे और बोले, आपकी बेटी पानी टंकी हाउस में है, बहुत जख्मी है, चलिए जल्दी चलिए। सब बदहवास पानी टंकी की तरफ भागे और वहाँ सच में रेखा ही पड़ी थी। उसके सर से खून बहकर सूख भी गया था। वो कराह तो रही थी पर उसे कुछ होश नहीं था। जल्दी से उसे अस्पताल में ले जाया गया। रेशम रेखा से मिलने हॉस्पिटल गई थी। जब वो उसके कमरे में थी तो थोड़ी देर के लिए रेखा को होश आया था। रेखा ने रेशम को देखकर कहा, रेशम वो कमल नहीं था, वो कोई और था। रेशम चाहती थी कि रेखा पहले अच्छे से ठीक हो जाए तब वो उससे सारी बात पूछेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इलाज के दौरान ही रेखा की मौत हो गई। जब रेखा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें लिखा था, रेखा की मौत सिर पे लगे घाव के वजह से नहीं बल्कि दिमाग का एक हिस्सा काम न कर पाने के वजह से हुई है। और दिमाग का ये हिस्सा तभी काम करना बंद करता है जब इंसान अपने डर पे काबू नहीं कर पाता। डर और सदमे की वजह से उसके दिमाग की नसें फट जाती है।
और दिमाग का वो हिस्सा भी कुछ घंटों बाद अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ और छानबीन शुरू हो गई। सबसे पहले असलम से पूछताछ हुई, फिर रेशम से। रेशम के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे रेखा के मौत का पता चल सकता था। वो पुलिस को बता सकती थी कि उसने रेखा के मौत के एक दिन पहले ही उस जगह पर कुछ लड़कों के झुंड को देखा था, और ये बात उसने सिर्फ रेखा को ही बताया था। लेकिन पुलिस द्वारा पूछे जाने पर रेशम ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगली रात रेशम की मां की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि रेशम कमरे में नहीं थी। सबने रेशम को खोजना शुरू किया। रेशम की मां को पता नहीं क्या सूझा, वो सीधा पानी टंकी की तरफ गई और उनके सोच के अनुसार रेशम वहीं थी। वो किसी से बात कर रही थी पर किससे ये नहीं दिख रहा था। रेशम की मां उसे घर ले आई और उसे चेतावनी दी कि आगे से वो कभी पानी टंकी के तरफ न जाए। रेखा की मौत हुए 1 महीने से अधिक हो चुके थे। रेशम भी अब काफी हद तक संभल चुकी थी। हालांकि रेशम के घर वालों ने गौर तो किया कि वो कभी कभी अकेले में किसी से बातें करती है, पर किससे ये कोई नहीं जानता। घर वालों को लगा कि शायद रेशम रेखा को याद करके ऐसा करती है। रेशम ने फिर से ट्यूशन जाना शुरू किया। अब कभी कभी वो कमल से बातें भी कर लेती थी, लेकिन जिस दिन वो कमल से बात करती उसके दूसरे ही दिन रेशम को तेज बुखार आ जाता और वो फिर कई दिनों तक ट्यूशन नहीं जा पाती। एक दिन रेशम जल्दी ट्यूशन चली गई। कमल वहाँ पहले से ही आया हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि वो दोनों साथ में अकेले थे। हिम्मत करके कमल ने रेशम को बताया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। कमल की बात सुनकर रेशम बहुत खुश हुई। वो उससे अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि उसे कमल के पीछे खड़ी रेखा दिखाई दी। वो रेशम को गुस्से से घूर रही थी। रेखा को देखकर रेशम डर गई और कमल से बिना कुछ कहे कोचिंग से घर आ गई। अभी रेशम नींद में ही थी कि तभी उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा सामने रेखा थी। वो बहुत दुखी लग रही थी। रेशम ने उससे पूछा, क्या हुआ रेखा, क्यों रो रही हो? माँ की याद आ रही है तुम्हें? रेखा ने बहुत गुस्से से कहा। नहीं। रेखा के इस रूप को देखकर रेशम डर गई। रेखा रेशम से बोली, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं वहां गई थी ये जानने के लिए कि वो लड़का कमल है या नहीं, पर वो कमल नहीं था। लेकिन वहां जो लोग थे उन लोगों ने मेरी जान ले ली। फिर भी तुमने मेरी मौत का बदला तक नहीं लिया। उल्टा मुझे भूलकर तुम कमल के प्यार में दिन ब दिन पागल होती जा रही हो। रेशम, तुम्हें मेरे कातिलों को सजा दिलवानी ही होगी, तभी मैं इस दुनिया से मुक्त हो पाऊंगी। नहीं तो मैं तुम्हें भी कमल से मिलने नहीं दूंगी। तुम या तो खुद पानी टंकी आकर मेरे कातिलों को सजा दो या फिर कमल को भूल जाओ। लेकिन अब इन सब में पुलिस को मत घसीटना। वो मेरे कातिलों को मौत नहीं देंगे, बल्कि और सुरक्षित जगह जेल में ले जाएंगे, जो मुझे मंजूर नहीं। जो करोगी अब तुम ही करोगी। रेशम ने कहा, रेखा मैं जरूर तुम्हें मुक्त करवाऊंगी। बहुत जल्द मैं उन सबको मार दूंगी। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा? रेखा ने कहा, कुछ नहीं, बस कल रात 12 बजे तुम पानी टंकी आ जाना। वहां आकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर रेखा गायब हो गई। रात में रेशम पानी टंकी की तरफ चली गई। बाहर से ही उसने देखा कि पानी टंकी के बाउंड्री के भीतर आज भी लड़कों का झुंड था। धुआं बाहर से ही दिख रहा था। वो धीरे धीरे लड़कों के झुंड के करीब जाने लगी। उसने देखा कि लड़के गोल बनाकर बैठे हुए थे और उनके बीच में ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थी।
वे लोग कुछ बुदबुदा रहे थे। रेशम की समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या चल रहा है। वो लड़के खड़े हो गए थे। एक लड़का उन सभी के बीच में जाकर खड़ा हो गया। अचानक पानी टंकी के अंदर का मौसम बदलने लगा। बहुत जल्द ही तेज हवाएं चलने लगी और उन लड़कों के चेहरे में खुशी की एक लहर फैल गई। कुछ देर बाद किसी के गुर्राने की एक डरावनी आवाज माहौल में गूंजने लगी। रेशम को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन लड़कों के घेरे के बीच खड़ा लड़का अचानक से बदल गया। उसके हाव भाव बदल गए और गुर्राने की आवाज उसी के भीतर से आ रही थी और उसके आंखों का रंग बदलकर लाल हो गया था। तभी उस लड़के ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब के अलावा कोई और भी है यहाँ, उसे मेरे सामने ले आओ। उसके ऐसा कहते ही बाकी लड़के इधर उधर देखने लगे। रेशम पीछे मुड़कर भागना चाहती थी, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसके बिल्कुल सामने एक लड़का हाथ में वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा लिए खड़ा था। रेशम बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी उनमें से एक लड़का आया और रेशम से बोला, देखो तुम जो कोई भी हो, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तुम्हें यही हमारे साथ बैठना होगा। ये जो लड़का गोल घेरे के अंदर है उसके भीतर अभी अभी एक आत्मा ने प्रवेश किया है। वो अभी बहुत से खेल दिखाएगी और हम सब उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने यहाँ आए हैं। हम सब रियल हॉरर वीडियो की शूटिंग करके YouTube के माध्यम से लोगों को वीडियो दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं। तुम चुपचाप उस गोले का हिस्सा बन जाओ। हमारी वीडियो खत्म होने पर तुम घर चली जाना। रेशम उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो इतना समझ चुकी थी कि शायद ऐसी ही किसी परिस्थिति में फंसकर रेखा की मौत हो गई और अब वो भी इस जगह फंस चुकी है। सिवाय उन लड़कों की बात मानने के उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो उस गोल घेरे के साथ जाकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि आज शायद उसकी भी डर के वजह से मौत हो जाएगी। गोले के बीच खड़े उस लड़के ने गुर्राते हुए जब रेशम की तरफ देखा तो उसे इस तरह देखकर रेशम की चीख निकल गई। वो बीच में खड़ा लड़का रेशम को घूर रहा था। फिर अचानक वो हवा में उड़ने लगा। वो एक भयानक हंसी हंस रहा था। रेशम को लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। तभी उसके पास खड़े लड़के ने उसके कानों में हल्के से कहा, बेहोश हुई तो मारी जाओगी। उसकी बात सुनकर रेशम ने खुद पर काबू किया। अब बगैर डरे रेशम उस हवा में झूलते लड़के को देख रही थी। अचानक हवा में उड़ता वो लड़का नीचे आकर बिल्कुल रेशम के पास खड़ा हो गया। आंखों में आंखें डालकर उस लड़के ने अपने दोनों हाथों से रेशम के कंधों को पकड़ लिया और बोला, तुम्हें डर नहीं लगता रेशम? इससे बहुत कम देखकर मैं मर गई। तुम्हारी हिम्मत माननी पड़ेगी, पर मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, तुम्हें मरना ही होगा। रेखा की रूह रेशम को अपने साथ ले जाना चाहती थी। भयानक सर दर्द के साथ रेशम को होश आया और वो अपने घर में थी। उसके ठीक सामने रेखा की माँ बैठी थी। वो हाथ में माला लिए कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। रेशम की माँ बता रही थी कि सुबह सुबह असलम जी ने उन्हें उसकी खबर दी और सारे लोग जब पानी टंकी पहुँचे तो उन्हें वहाँ रेशम खड़ी मिली। उस वक्त वो बेहोश नहीं थी। आंखें फाड़ फाड़ कर वो अपने सामने देख रही थी, जैसे उसके आंखों के आगे बहुत भयानक नजारा छाया हुआ हो। जैसे तैसे उसे घर लाया गया और फिर रेखा की माँ भी आ गई। उन्होंने पहचान लिया कि ये किसी प्रेत का काम था। उनके द्वारा पवित्र मंत्रों के उच्चारण के वजह से ही रेशम जल्द ही होश में आ गई। रेशम ने अपनी माँ से कहा, माँ ये सब रेखा कर रही है। इस बात को सुनकर उस कमरे में खड़े सभी लोग चौंक गए, सिवाय रेखा की माँ के। उन्होंने इशारे से उसे चुप रहने को कहा।
और फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, वो यहाँ भी है। उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और फिर रेशम को बोलने के लिए कहा। रेशम ने सबको अपनी पूरी कहानी बता दी। उसके बाद रेखा की मां ने कहा कि उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा और वे जल्द ही रेखा की आत्मा को विदा करने की तैयारी कर लेंगी। रेखा हाथ धोकर रेशम के पीछे पड़ गई है। रेखा की मां ने रेशम को अच्छे से समझाया कि वो रेखा के आत्मा वाली बात किसी से न कहे, क्योंकि रेखा हर वक्त रेशम के आसपास ही रहती है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी को भी बताओगी कि तुम रेखा की आत्मा को देख पाती हो तो जाने अनजाने तुम उसे भी रेखा की दुश्मन बना दोगी। वो तुम दोनों के बीच किसी को आने नहीं देना चाहती। वो जब भी तुम्हें दिखे तुम उससे अच्छे से बात करना। मैं बहुत जल्द ही उसके आत्मा को मुक्त करने के तरीके ढूंढ निकालूंगी। रेखा की मां की विश्वास भरी बातों को सुनकर रेशम का डर काफी हद तक कम हुआ। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद रेशम ने फिर से कोचिंग जाना शुरू किया। वो कमल से दूरी बनाकर रखने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि जो बुरा साया उसके ऊपर मंडरा रहा है वो कमल को भी परेशान करे। इधर रेखा की मां और रेशम के माँ पिता ने मिलकर कई सारे तांत्रिकों के चक्कर काटे पर किसी ने साथ नहीं दिया। तांत्रिकों ने कहा कि अतृप्त आत्मा एक जान तो लेकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बाबा से मिले एक अभिमंत्रित ताबीज को उसके माँ पिता ने रेशम के गले में डाल दिया था। छुट्टियों में कोचिंग से एक हफ्ते के लिए हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम बना। रेशम की मां ने स्कूल में कह दिया कि रेशम पिकनिक जाएगी। वे भी अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती थी। बहुत सारे सुझावों और सावधानी बरतने के सुझाव के साथ अब रेशम हिल स्टेशन जाने के लिए तैयार थी। दिल के किसी कोने में एक खुशी थी कि पूरे 7 दिन वो और कमल आसपास रहेंगे। इधर कमल को जब पता चला कि रेशम भी उनके साथ जा रही है तो वो भी बहुत खुश हुआ। पिकनिक वाले दिन सभी खुशी खुशी बस में बैठे और गाते मुस्कुराते एक खूबसूरत यात्रा शुरू हुई। रेशम के बगल में संध्या नाम की उसी की क्लासमेट बैठी थी। वो और रेशम आपस में थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। बस अब धीरे धीरे शहर छोड़ हाईवे पर पहुंच चुकी थी। कमल सबसे नजरें चुराकर बीच बीच में रेशम को देख रहा था, पर तभी रेशम के पास बैठी संध्या के भीतर कोई हलचल हुई। उसने गुस्से से कमल को देखा और ऐसा लगा जैसे हवा में उड़कर वो एक झटके में कमल के बिल्कुल पास पहुंच गई और एक जोरदार थप्पड़ कमल के गाल पर मारा और बोली, आगे से तुम रेशम की तरफ आंखें छुपाकर भी मत देखना, नहीं तो जान से जाओगे। और इतना कहने के तुरंत बाद वो बेहोश हो गई। उसे बस के सबसे पीछे वाली सीट पर सुला दिया गया। कमल अब तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर संध्या ने ऐसा क्यों किया। वो तो बहुत अच्छी लड़की है। उसने देखा कि रेशम के बगल वाली सीट बिल्कुल खाली थी। वो जाकर रेशम के पास बैठ गया तो रेशम ने धीरे से उससे पूछा कि संध्या ने उसको गुस्से में क्या कहा और क्यों उसने उसे थप्पड़ मारा। इससे पहले कि कमल रेशम को सब कुछ बता पाता, उसी वक्त संध्या उनके ठीक सामने आ गई। कमल ने सीट छोड़ दिया, पर कमल सोच रहा था, अभी अभी तो ये बेहोश हुई थी, अचानक इतनी जल्दी कैसे होश में आ गई। रेशम समझ चुकी थी कि संध्या के अंदर शायद रेखा की आत्मा ने कब्जा जमाया है, जो चाहती है कि रेशम कमल से दूर रहे। रात बस में बिताने के बाद सुबह बस हिल स्टेशन पहुंची। सुबह हिल स्टेशन की खूबसूरत घाटियों ने उनका स्वागत किया और सभी बस से उतरकर होटल रूम के अंदर चले गए। सभी के कमरे और पार्टनर पहले से तय थे, तो सभी अपने अपने पार्टनर के साथ कमरे में चले गए।
संध्या और रेशम का कमरा एक ही था। उन दोनों के साथ एक और लड़की थी, सुजाता। पहले दिन सभी मंदिर देखने निकले। मंदिर के पास ही संध्या, जो अब तक साए की तरह रेशम के आसपास रह रही थी, उसने मंदिर के पास पहुंचते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। जब साथ में चल रहे शिक्षकों ने उससे इस तरह चिल्लाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पैरों के तलवे में जलन हो रही है, वो आगे नहीं जा सकती। अंत में उसे वही एक शिक्षक के साथ बैठा दिया गया। रेशम जानती थी कि वे सब संध्या को नहीं बल्कि रेखा को छोड़ आए हैं। रेशम ने सबसे पहले दर्शन किए और फिर बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ गई। तभी वहां सुजाता आई और उसके साथ कमल था। कमल हिम्मत कर रेशम के पास ही बैठ गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर में सुजाता वहां से चली गई। रेशम अपने दिल में छुपे डर को कमल से नहीं कह पाई और तभी उन्हें वापस चलने के लिए कहा गया। रेशम और कमल एक दूसरे के साथ साथ वापस चलने लगे। रेशम की सोच के अनुसार संध्या बेसब्री से रेशम का इंतजार करती मिली और उसने देख लिया कि कमल और रेशम एक दूसरे से बातें करते वापस आ रहे थे। उसने रेशम के कानों में आकर कहा कि तुम मेरे बगैर चली गई, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हें तो मेरे साथ रुकना चाहिए था रेशम। आज सबको हिल स्टेशन से बर्फ देखने जाना था। रेशम जिस जीप पर बैठी थी, कमल भी आकर उसी में बैठ गया और संध्या तो थी ही रेशम के साथ। थोड़ी देर में सब बर्फ के पास पहुंच गए। सब बर्फ में मस्ती करने लगे। रेशम अकेले टहलते टहलते काफी दूर निकल गई। बहुत देर तक रेशम को सामने न पाकर कमल परेशान हो गया। कमल ने सोचा कि संध्या को शायद पता होगा रेशम के बारे में। ये सोचकर उसने संध्या को ढूंढा, पर वो भी ग्रुप से नदारद थी। कमल ने इनकी जानकारी सभी को दी और फिर दो दलों में बंटकर सभी ने रेशम और संध्या की तलाश शुरू की। कमल उस तरफ बढ़ा जा रहा था जिस दिशा में उसने आखिरी बार रेशम को जाते हुए देखा था। कमल के साथ कोई नहीं था, वो अकेला ही था। तभी उसके पैरों में कुछ फंसा, कोई धागा जिसमें एक तावीज बंधी थी। ये तो वही तावीज था जो रेशम के गले में हरदम पड़ा रहता है। उसने लॉकेट को अपने जीन्स के पॉकेट में डाल लिया। अब उसे लग रहा था जरूर रेशम यही आसपास होगी। उसने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर बर्फ से फैले जमीन पर पड़ी जहां कुछ था। वो जब उस चीज के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कोई बर्फ में दबा था जिसके सिर्फ लंबे बाल निकले हुए थे, बाकी पूरा जिस्म बर्फ से दफन था। उसने जोर जोर से बर्फ को हटाना शुरू किया और धीरे धीरे अंदर फंसी लड़की को वो देख पा रहा था, ये रेशम थी। उसने जल्दी से रेशम को वहां से बाहर निकाला। फिर कुछ और लोग आए और सबने मिलकर रेशम को पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। संध्या को बड़े आराम से जीप में ही सोते हुए पाया गया। दोपहर के बाद सबको इस जगह से निकल जाना था, पर रेशम की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। आखिरकार एक लेडी टीचर को रेशम के पास छोड़कर सभी लोग वापसी के लिए निकले। रुकना तो संध्या चाहती थी रेशम के साथ, उसने जिद भी की, पर इसके लिए उसे अनुमति नहीं मिली। कमल से सभी ने साथ चलने को कहा, पर उसने किसी की एक न सुनी और वहीं रह गया। शाम को रेशम को होश आया और उसने सबसे पहले कमल की तलाश की। लेडी टीचर ने कमल को वहां बुलाया और कुछ देर तक रेशम के साथ बैठने को बोलकर वो चली गई। कमल ने रेशम के दोनों हथेलियों को जोर से पकड़ लिया और उसे हिम्मत देने लगा। रेशम ने अपने हाथों में बची थोड़ी बहुत ताकत को जुटाकर कमल को अपने करीब खींचा और कमल को गले से लगा लिया। रात भर कमल अपने जिस्म की गर्मी रेशम को देता रहा।
और रेशम इस मदहोश करने वाले एहसास को महसूस करती रही। सुबह तक रेशम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कमल सर झुकाए उसके पास बैठा था। रात में जो भी उसके और रेशम के बीच हुआ, उस चीज से वो अपराध बोध महसूस कर रहा था। लेकिन रेशम बहुत खुश दिख रही थी। लेडी टीचर ने आते ही हाल चाल पूछने के बाद सबसे पहले उससे सवाल किया कि वो वहाँ क्यों गई थी और बर्फ के बीच उसे किसने पहुँचाया। रेशम कुछ देर तक खामोश रही, फिर वो कुछ सोचने लगी। थोड़ी ही देर में उसने जवाब दिया, मैं चारों तरफ फैले बर्फ के नज़ारे का आनंद ले रही थी। मैं कब ग्रुप से इतनी दूर चली गई मैं नहीं जान पाई, और तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई और मेरे ऊपर बहुत से बर्फ गिर गए और मैं दब गई। उसके बाद मैंने वहां से निकलने की कोशिश की पर मैं निकल नहीं पाई और बेहोश हो गई। कमल ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें वहाँ किसी ने जानबूझकर गिराया था, क्योंकि जहाँ तुम गिरी हुई थी उस जगह पर बर्फ को हटाकर गड्ढे बनाए गए थे, जिसे मैंने साफ देखा था। रेशम ने कमल के हाथों को हल्के से दबाकर चुप रहने का इशारा किया। लेडी टीचर रेशम के जवाब से संतुष्ट थी। सब लोग वापस होटल आ गए। रेशम अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कमल को पा लेने की खुशी उसके चेहरे में और हाव भाव में दिख रहे थे। इधर संध्या के भीतर बसी रेखा की रूह बेसब्री से रेशम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि रेशम के गले में अब वो आमंत्रित तावीज नहीं है। रेखा की रूह से सामना होने के बाद रेशम वापस धरती पर आई। जब संध्या के जिस्म में छुपी रेखा के आंखों ने उसे गुस्से में घूरा तो वो डर गई और उसे याद आ गया कि उसके पास तो अब तावीज भी नहीं थी। संध्या रेशम के पास आकर बैठ गई। रेशम ने कहा, रेखा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं मरना नहीं चाहती रेखा, मैं जीना चाहती हूँ। मैं कमल के साथ जीना चाहती हूँ। अब तो हमने अपने प्यार को आगे भी बढ़ा दिया। हम एक हो गए रेखा। अब तुम चली जाओ उस जहां में जहां मरने के बाद सभी चले जाते हैं। रेशम के बातों को सुनकर रेखा की आत्मा गुस्से से बोली, रेशम तुम्हें मेरी मौत का कोई गम नहीं है। तुम उस कमल के साथ जीने के लिए मेरे साथ जाना नहीं चाहती। तुम भूल गई हम साथ में खेलते थे। तुमने उस कमल के लिए मुझे भूल जाना चाहा न, तो फिर सुन लो, अब तुमसे पहले कमल को ही मरना होगा। मैं तुम्हें अभी मार देती पर नहीं, अब पहले कमल मरेगा। तुम्हारे आंखों के सामने मरेगा वो। तभी कमरे में कमल आ गया। वो रेशम का हाल चाल लेने आया था। संध्या कमल को देखकर साइड हट गई। कमल रेशम से बात करने लगा। इधर रेखा की रूह कमल के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी और रेशम उसे देख देख कर डर रही थी। कमल रेशम से बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे खड़ी रेखा अपना रूप बदलने लगी। रेशम बस उसे देख रही थी। वो इतना डर चुकी थी कि कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। इधर रेखा अपने असली रूप में आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पीछे से कमल के गले को दबाने के लिए आगे बढ़ाया। कमल को हल्के से छूते ही संध्या एक जोरदार झटके के साथ दूर जा गिरी। कमल अचानक हुए इस हादसे को समझ नहीं पाया। रेशम ने कमल को गले लगा लिया। रेशम की बाहों से निकलकर कमल संध्या की तरफ बढ़ा। कमल ने संध्या को जमीन से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसको आराम करने को छोड़कर वहां से चला गया। इधर रेशम गौर कर रही थी। संध्या अब बिल्कुल आम लग रही थी। वो नॉर्मल ही रेशम से बात कर रही थी और बोल रही थी कि पता नहीं वो कैसे गिर गई। उसे पिछले 3 दिनों की घटनाएं भी आधी अधूरी ही याद थी। इसका मतलब था रेखा ने संध्या का जिस्म छोड़ दिया था। रेशम ने सोचा कि आज रात वो कमल को सब कुछ सच सच बता देगी।
क्योंकि अब रेशम के साथ साथ कमल को भी रेखा से बचकर रहना होगा। ये सोचते सोचते वो सो गई। शाम को रेशम कमल को ढूंढने लगी। वो ढूंढते ढूंढते होटल के पीछे पहुंची। कमल वहीं पर था। दोनों ने एक दूसरे को जोर से अपने आगोश में भर लिया। आज रेशम कमल को सब कुछ बताने वाली थी, एक एक किस्सा जो उसके जीवन में घटा और घट रहा है। उन्हें ये तक होश नहीं था कि दूर खड़ी एक जोड़ी खून उगलती आंखें उन दोनों को घूर रही थी। अगले दिन सब घूमने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर गए। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद सब लंच के लिए जाने लगे। रेशम और कमल जाने लगे तो सुजाता ने कमल को आवाज लगाई, कमल। सुजाता उसके पास आ गई और बोली, कमल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ और रेशम तुम भी रुको क्योंकि मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। कमल और रेशम हैरानी से सुजाता की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुजाता ने कहा, रेशम ने कल तुमसे झूठ कहा कि रेखा की रूह बस रेशम के साथ रहना चाहती है। वो रेशम के साथ नहीं रहना चाहती, वो तो रेशम की असलियत तुम्हारे सामने लाना चाहती है। उसकी आत्मा ने कल रात मुझे सारी कहानी बताई। कमल वो सब सच नहीं है जो कल तुम्हें रेशम ने बताया। रेशम ने शुरू से सब कुछ झूठ कहा। उसने कहानियां बनाई और हर बार रेखा को गलत साबित किया। कमल को सुजाता की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था और इधर रेशम बेशर्मी से सुजाता के तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे विश्वास था कि कमल सुजाता के बातों पर यकीन नहीं करेगा। सुजाता बोल रही थी कि रेखा के साथ ट्यूशन जाते रेशम को आज चौथा ही दिन हुआ था और उसे कमल से मोहब्बत हो गई थी। जब उसे पता चला कि रेखा तो कब से कमल पे मरती है, तो वो ये बात रेशम बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कमल जैसा एक खूबसूरत इंसान रेखा के झोली में जाकर गिरे। रेशम खुद को मासूम बनाकर कमल के दिल को अपना बनाने में लग गई। कमल भी दिन ब दिन रेशम के खूबसूरत चेहरे के भ्रम में खोता गया। जब इस बात की भनक रेखा को पड़ी तो उसने रेशम को साफ साफ कमल के करीब जाने से मना किया। उसने रेशम को बताया कि वो परीक्षा के बाद कमल को अपने मन की बात बताएगी। रेशम ने उस वक्त तो रेखा की बात मान ली, पर मन ही मन उसने एक शानदार खेल रचा। उसने देख लिया था कि पानी टंकी हाउस के अंदर हर रात कोई खेल चलता है। ये कोई मामूली खेल नहीं था। उसने लगातार कुछ दिनों तक वहां जाकर देखा कि यहाँ कुछ लड़के आते हैं और YouTube पर डालने के लिए डरावने वीडियो बनाते हैं। इनमें से एक लड़का हूबहू कमल से मिलता जुलता है। रेशम ने उस लड़के को अपने खेल में मिला लिया और उससे कहा कि कल रात यहाँ एक लड़की आएगी। वो कहती है उसे डर नहीं लगता। तुम सब अगर उसे सच में डरा पाओ और उसके डर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाओ तो तुम सबके पास एक शानदार कहानी होगी। क्योंकि उसके चेहरे में सच्चा डर होगा तो कहानी बिल्कुल रियल लगेगी। लड़के मान गए। रेशम चाहती थी कि रेखा इन सब से इतना डर जाए कि अपना होश ही खो बैठे और कमल रेशम का हो जाए। इसलिए उसने रेखा के पास जाकर कहा कि उसने कमल को पानी टंकी के अंदर जाकर नशा करते हुए देखा है। रेखा इस बात से बहुत आहत हुई और सच्चाई देखने के लिए रात के वक्त पानी टंकी के अंदर चली गई। वहां उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया और इतना डराया कि उसकी सदमे में मौत हो गई। रेशम रेखा की मौत की खबर से भी दुखी नहीं हुई, पर पुलिस को सामने देख वो डर जरूर गई। इसलिए उसने पुलिस को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर पुलिस को कुछ भी पता चलता तो रेशम भी अपने ही फेंके जाल में फंस जाती। इसलिए वो चुप ही रही। उसे लगा उसके और कमल के बीच का रास्ता अब काली है। पर उसकी हालत तब खराब हुई जब उसका सामना रेखा की रूह से हुई। रेखा की रूह बार बार उसे कहती कि वो उसकी मौत का बदला ले और सच्चाई सबके सामने लाए।
पर वो उसी दिन से झूठी कहानियां गढ़ने लगी। अपने घरवालों को उसने झूठ बताया कि रेखा की रूह उसे मरने के बाद भी परेशान करती है। रेखा के मौत के अगले ही रात रेशम पानी टंकी में उन लड़कों से मिलने गई और उन्हें दोबारा कभी इस जगह पर आने से मना कराई। उनके मजाक से एक लड़की मर गई, ये बात ही काफी था उन लड़कों के डरने के लिए। जब रेशम की माँ ने उसे पानी टंकी में किसी से बातें करते हुए सुना तो बड़ी चालाकी से उसने कहा कि वो रेखा की रूह से बातें कर रही थी। रेशम रेखा के रूह से डरती जरूर थी, पर उससे बचने के लिए भी उसने बहुत से खेल खेले। जब भी रेखा की आत्मा रेशम से कहती कि वो उन लड़कों के बारे में सबको बताए और उन्हें सजा दिलवाए, रेशम बेशर्म बनकर कहती कि वो पुलिस की बता देगी कि पानी टंकी में एक झुंड था जिसमें कमल भी था और कमल के वजह से ही रेखा की मौत हुई। अब रेखा रेशम की असलियत जान चुकी थी। वो जानती थी रेशम अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी बुरा कर सकती है, कमल के साथ भी। इसलिए तब से वो रेशम को कमल के करीब जाने से रोकती रही। पर जब से रेशम के गले में वो ताबीज आया, रेखा की आत्मा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। संध्या के जिस्म में घुसकर भी उसने जानबूझकर बस में कमल पर हाथ उठाया ताकि कमल ही डर कर रेशम से दूर रहने लगे, क्योंकि ताबीज के वजह से वो रेशम को अब छू नहीं पा रही थी। फिर हालात भी कुछ ऐसे ही बने कि हर मोड़ पर रेशम मासूम और रेखा बुरी बनती रही। बर्फ में भी रेशम खुद ही ठोकर खाकर गड्ढे में गिरी थी। ये गड्ढा जानबूझकर यहाँ के स्थानीय लोग जानवरों को फांसने के लिए बनाते हैं। गलती से रेशम उस गड्ढे में जा गिरी और ठोकर लगने के वजह से उसका ताबीज भी वहीं गिर गया। पर कमल ने सही समय पर जाकर रेशम को बचा लिया और ताबीज अपने पास रख लिया। पर बड़ी चालाकी से उसने इस बात के लिए भी रेखा की रूह को ही गुनहगार बनाया। कल रात उसने कमल से कहा कि रेखा की रूह ने ही उसे उस गड्ढे में गिराया था। शायद इसलिए उसने लेडी टीचर को भी सच नहीं बताया ताकि वो कमल को बेवकूफ बना पाए। कल भी रेखा की रूह जो संध्या के अंदर थी, वो कमल को मारना नहीं चाहती थी। वो तो कमल को सब कुछ बताना चाहती है। उसने तो प्यार से बस कमल के कंधे को छूने की कोशिश की थी, पर ताबीज की शक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और दरवाजे पर जाकर गिरी। और उसी वक्त उसने संध्या के जिस्म को आजाद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब कमल उसे उठाने आएगा तो फिर ताबीज की शक्ति उसे तकलीफ पहुंचा सकती है और साथ में संध्या के जिस्म को भी दर्द होगा। रेशम ने कल रात जानबूझकर ताबीज कमल के पास रहने दिया ताकि किसी भी तरह से रेखा कमल से जुड़ न पाए। बड़ी उम्मीदों से कमल ने रेशम के तरफ देखा। वो रेशम के मुंह से ये सुनना चाहता था कि ये सब जो अब तक सुजाता बोल रही थी वो सब झूठ है। पर जैसे ही उसने रेशम के चेहरे को देखा तो दंग रह गया। रेशम तो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी। इसका मतलब था सुजाता की बातें सच्ची थी। तभी किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनकर अचानक रेशम जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी, सामने आओ रेखा, देखो तुम्हारी दुख भरी सच्चाई कमल के सामने आ गई है। वो अब मुझे नहीं चाहेगा, पर तुम जो चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं। तुम तो मुझे कमल से दूर रखना चाहती थी ना, पर मैंने तो कमल को पा लिया। पूछो इससे हॉस्पिटल के रूम में उसने रात भर मुझे प्यार किया या नहीं। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि मैं किसी तरह बस एक बार कमल को पालूं। अब तो वो वैसे भी मेरे काम का नहीं रहा। अच्छा किया सुजाता जो तुमने सारी सच्चाई इसे बता दी। कमल ने देखा रेखा उसके सामने खड़ी थी। रेशम बड़ी बेहयाई से हंस रही थी। कमल ने रेशम से कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। तुम्हें मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा। अपनी ही दोस्त की जान ले ली तुमने। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारी असली जगह जेल में है।
अच्छा हुआ ये सब सच मुझे अभी पता चला, अब तो तुम्हें कानून सजा देकर रहेगा। रेशम पहले तो डरी, फिर उसने कहा कि वो ऐसा होने ही नहीं देगी, उल्टा वो कमल को झूठे बलात्कार के आरोप में फंसा देगी और इस सुजाता को तो वो अभी मार डालेगी। ये कहकर वो अचानक सुजाता को धक्का देने ही वाली थी कि कमल ने सुजाता को किनारे खींच लिया और रेशम अपना बैलेंस खोकर सीधा खाई में जा गिरी। एक चीख पूरे वादियों में गूंज उठी। सुजाता ने खुद को संभाला और कमल को दूसरे रास्ते से पहाड़ के नीचे ले आई। वादी में अभी अभी हुई एक दर्दनाक मौत की खबर फैल चुकी थी। सबको लग रहा था कि ट्रैकिंग के बाद शायद रेशम खुद को संभाल नहीं पाई और पहाड़ के किनारे पहुंचकर फिसलकर उसने अपनी जान गंवा दी। अगले ही दिन हिल स्टेशन घूमने गया कॉलेज ग्रुप वापसी में लौट आया। बस में एक इंसान कम था और एक जिंदा लाश बनकर लौट रहा था। कमल दुखी था, पर वो जानता था कि उसे क्या करना है। सबसे पहले वो रेशम और रेखा के घरवालों को जाकर पूरी सच्चाई बताएगा। इसके बाद एक पूजा कर वो रेखा के रूह को मुक्ति दिलवाएगा और फिर वो उस लड़कों के झुंड को भी सजा दिलवाएगा जो मात्र यूट्यूब में अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के लिए किसी के जान के साथ भी खेल जाते हैं। उसके बाद आगे मन लगाकर पढ़ाई कर वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसे याद है रेखा ने एक बार कहा था कि वो चाहती है कि कमल इस शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर बने। उस दिन तो उसने इस बात को मजाक ही समझा था, पर अब ये बात ही कमल के जीवन का मकसद बन गया है।